अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। You're watching Prime Time with नीलम नवाब। नाज़रीन, आज जहां गंदम चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने जिम्मेदारों को बेनकाब किया है, वहीं ऑपोजिशन की जानिब से इल्जाम भी सामने आ रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए असल जो जिम्मेदार हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा कि आज जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी, शहजाद अकबर साहब अपनी मीडिया टॉक करते हैं और उसमें कहते हैं कि पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। हमारे दौर में पंजाब में 2.4 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सलमान शहबाज हैं वो इस शुगर सब्सिडी के सबसे बड़े फैसिलिटेटर हैं। इसके जवाब में जो रद्द अमल आया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसमें मरियम औरंगजेब ने कहा कि फेडरल कैबिनेट की सरबराही वजीर आजम इमरान खान ने की और वो इन तमाम फैसलों के जिम्मेदार हैं। जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है वो इमरान खान को बचाने के लिए पब्लिक की गई है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया की, भारत के हवाले से, तो इस वक्त भी जो भारतीय हुकूमत है वो शदीद बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। भारतीय फौज ने चाइना से मुल्हका मुतनाज़ इलाका जिसमें के जो कि लद्दाख है उसमें घुसने की कोशिश की, जिस पर चीनी फौज की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया। भारत ने मुतनाज़ इलाके में अपनी फिजाई पट्टी जो एयर स्ट्रिप थी वो बनाने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें कहा गया है कि जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन है वो अवाम में, स्पेशली जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अवाम में अपना एतमाद खो रही है और मोदी की जो गलत पॉलिसीज हैं उसके बायस कोरोना केसेस जो हैं उनका भी भारत में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत इस खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी है और भारत सरहदी तनाज़ात पर चीन और नेपाल से उलझ रहा है। पाकिस्तान को भारत की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके भी खतरात हैं। हम देख रहे हैं कि आज भारत की जानिब से एक और एग्रेसिव स्टेप उठाया जाता है और उनकी जानिब से जो एक जासूस ड्रोन है क्वाडकॉप्टर, वो पाकिस्तानी सरहदों में जो है वो दाखिल किया गया, जिसे पाक फौज ने मार गिराया है। 650 मीटर्स तक ये एलओसी में अंदर तक आ चुका था, लेकिन पाक फौज की जानिब से इसे मार गिरा दिया गया। ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जिनको कि आज हम ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। इसके अलावा हम अपने शो में कोरोना वायरस की अपडेट भी देंगे आपके सामने, जिनमें जो नंबर्स हैं वो काफी हद तक जो है उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत की जानिब से एक बार फिर लॉकडाउन सख्त करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स को हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल हियर। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहीन खालिद भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा कि जो शुगर रिपोर्ट है वो हमारे सामने पब्लिक होती है, उसके बाद फोरेंसिक उसका होता है और अब आज शहजाद अकबर साहब जो है वो एक मीडिया टॉक करते हुए नजर आए और उसमें एक जो है डिफरेंट डायमेंशंस उन्होंने जो हाईलाइट की हैं। हम पहले आपको सुनवा देते हैं कि व्हाट डिड ही से टुडे एंड देन वी विल ओपन आवर डिबेट। शुगर मिल के एसोसिएशन के साथ एक शख्स है सलमान शहबाज, वो आया, उसने मुलाकात की शाहिद खाकान अब्बासी से। हसन फवाद ने उसी वक्त एक लेटर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि फौरी तौर पे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाए क्योंकि वो बेसिस बनती है एक्सपोर्ट की इजाजत देने की। इमीडिएटली एक ग्रेड 17 के अफसर को दबाव के तहत एक फर्जी कैलकुलेशन करके चीज बनाई गई और 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। ये है सीधा सीधा क्रिमिनल कंडक्ट इनका और ये बहुत लाइक फाइक है। एक और भी लाइक आजम है मुराद अली शाह साहब, 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, सिंध बैंक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। सब्सिडी है सिंध वाली, सबसे ज्यादा किस ग्रुप को मिली? पहले शुगर कमीशन डिटरमिन कर चुका है कि 14 रुपए पर किलो ये कॉस्ट ज्यादा बताते हैं। आपने 10.70 रुपए पर किलो आपने उनको सब्सिडी दे दी। सिंध काबीना में भी कोई इसके हाथ में नहीं था। जी, जैसा कि आपने भी शहजाद अकबर साहब की मीडिया टॉक सुनी है, उनके मुताबिक जो पिछले 5 साल थे उसमें 29 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई है, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में सिर्फ पंजाब में 2.4 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई है और वो भी जो इनकम्बेंट पंजाब गवर्नमेंट है उसकी जानिब से दी गई है। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर ऑपोजिशन से शुरुआत करेंगे। शाहीन खालिद भट्ट साहब, आज की जो प्रेसर थी इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें तो मुकम्मल तौर पर फेडरल की जानिब
किसी किस्म का कोई जो है हमें प्रेशर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि इनकम्बेंट पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 2.4 बिलियन की सब्सिडी दी गई, जबकि आपकी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनके दौर में जो सब्सिडी है वो अलॉट की गई थी और सलमान शहबाज साहब का भी नाम सामने लिया गया है। क्या फरमाइएगा? थैंक यू नीलम। आज की जो प्रेस टॉक थी शहजाद अकबर साहब की, इट वाज टोटली मिसलीडिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए, गुजारिश ये है कि बात चली कहाँ से और ये ले गए पिछले 5 साल, पिछले 50 साल का भी कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन जो शुरुआत हुई इस केस की, जिसके लिए कौम अभी तक सफ़र कर रही है, आज भी चीनी जो है वो 80 के करीब है। मतलब आप देखिए, इतना ड्रामा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शहजाद अकबर साहब हर दूसरे दिन एक फ़ाइल उठा के ले आते हैं और उसी स्टोरी को लेफ़्ट राइट करके सुना देते हैं कौम को, और उनकी जो है करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। मेरा मतलब, जो इनके पास है जाएं कोर्ट में, ये तो कोर्ट का काम है, वो करेंगे कोर्ट। लेकिन अवाम को आप मिसलीड करने के लिए ये एक स्टोरी हर 2 हफ्ते के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में सुनाते हैं, उन्हीं लफ्ज़ों का हेर फेर लेफ़्ट राइट करते हैं। सीधी सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द CEO ऑफ दिस कंट्री, और उनके हुक्म से ये सारी जो कार्रवाई है, ये जो एक्सपोर्ट हुई शुगर की, ये उनकी परमिशन से हुई। और उनको आप देखिए कि पूरी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ना उनका इंटरव्यू हुआ, ना उनसे बात हुई, ना उनका जिक्र है कहीं। हमें तो, अपोजिशन तो ये समझती है और कौम भी ये समझती है कि ये सारा ड्रामा कुछ लोगों को बचाने के लिए, और ज़ाहिर है कुछ लोगों को जब बचाएंगे तो कुछ लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम समझते हैं कि ये चीफ जो हमारे CEO हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको, और जो पंजाब के हमारे CEO हैं अब्बासी साहब ने, उनके दौरे हुकूमत में 20 बिलियन रुपीस की सब्सिडी नहीं दी गई? आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा ताकि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाएं। नहीं, अब इस हाँ या ना से खाली बात नहीं है। अगर दी गई है तो उस वक्त उसकी कंप्लीट जस्टिफिकेशन थी, इसलिए दी गई है, मैं ये समझता हूँ। अब उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त इनकी जो एक्सपोर्ट थी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी, शॉर्टेज थी मुल्क में, इसलिए वो किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और को अकोमोडेट करने के लिए दी गई है। फ़र्क है ना, बात का फ़र्क है। और उसमें देखना ये है कि इस पूरी साइकिल में साहब के हवाले से कहा गया है, उनके हवाले से भी कहा गया है, बड़ा बोल्डली कहा शहजाद अकबर साहब ने कि जो सलमान शहबाज साहब हैं वो शुगर सब्सिडी के सबसे बड़े फैसिलिटेटर थे और वो कार्टेल एक तरह से रन कर रहे थे ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स के हवाले से। अभी देखिए ना, ये एक नया लफ्ज़ उन्होंने चूज़ किया है सलमान शहबाज साहब के लिए कि वो बहुत बड़े फैसिलिटेटर थे। बात यहाँ पे बेनिफिशरीज की हो रही है और ओरिजिनेटर्स की हो रही है कि ये सारी कार्रवाई किन्होंने की, ओरिजिनेट किसने की और उसके बेनिफिशरीज कौन है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई बेनिफिशरी हो जाता है तो आप उसको फैसिलिटेटर का नाम देके तो एक्यूज़ करेंगे। ये एक नई इख्तरा आज उन्होंने नया लफ्ज़ ढूंढा है हम सलमान शहबाज के लिए। सर, ये ड्रामा करते रहने की जो कुछ है, मैं समझता हूँ आप जो एक प्रॉपर तरीका है, ये क्या तरीका है कि हर दूसरे दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को मिसलीड करते हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं? ये कहाँ का तरीका है? और यही कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, प्रेशराइज करने की। ये टैक्टिक्स है प्रेशराइज करने की। जाएं कोर्ट में डिसीजन लें और जो अक्यूज हैं उनको सामने लाएं, पता चल जाएगा आपको। उस तरफ जाते नहीं हैं ये, अभी तक इन्होंने रेफरेंस ही नहीं बना सके उस पूरे केस के लिए। अगले हफ्ते तक इसकी हम ब्रीफिंग भी देंगे वजीर आजम को, और फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नैब हो गया, दूसरे इदारे हो गए, फिर उनमें रेफरेंसेस के प्रोसेस की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब, आपका व्यू भी लेना चाहेंगे इस मामले को लेकर। अब ये शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद मुकदमात ना बनाए जाए, मुकदमात बनने हैं, लेकिन किस इदारे के पास केस जाना है, नैब या FIA में से, अभी उसका फैसला होना बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक जाते हुए मामलात नजर आएंगे आगे चलकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नीलम, आपने अभी जो है उसके बताया जो शहजाद अकबर हैं तो उसको कहते हैं इल्जामात अकबर, क्योंकि जब से इल्जामात अकबर साहब अपने ओहदे पे आए हैं इन्होंने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के और कोई काम नहीं किया या फौरन विजिट किए हैं। इल्जामात लगाना तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप पे भी अभी एक महीने जो है लगा सकता हूँ, किसी और भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, लेकिन साबित करना एक और चीज़ है। जब वो साबित करेंगे, जब वो आ जाएंगे, क्योंकि अब तक तो जो इन्होंने हमारे हुकूमत के खर्चे पे जो इन्होंने विजिट्स किए हैं, जो बाकी चीज़ें की हैं और जो रिपोर्टें जो
एक लेके आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मीडिया को कवर कर रही है, अब तो ये है कि स्टेट मीडिया उनको भी टाइम दे जिनके खिलाफ आप इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश कर सकें। लेकिन आज तक तो इल्जाम लगा चुके हैं, अभी देखते हैं कि आगे वो क्या साबित कर सकते हैं। हर दफा वो आते हैं कि मैं इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट केस लेके आया हूँ, लेकिन जब अदालत में जाता है तो उनके पास कुछ चीज नहीं होती। आप देखें, माजी में अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, आपने जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहब को, पार्टी के बाकी हमारे लोगों को जो है आपने गिरफ्तार किया, आपने उनके ऊपर कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सके और उनकी जमानत हो सकी। आज आप देखें खुशी शाह साहब के ऊपर कोई रेफरेंस दायर नहीं है और वो ये है। लेकिन जब हुकूमत के लोगों के ऊपर रेफरेंस आता है तो फिर फ्रांसी की यही चीजें। अब एक पंजाब के वजीर ने तो इखलाकियात, वो कहते हैं मैंने इखलाकियात की बुनियाद तस्दीक दी है। क्या केपी के वजीर आला, पंजाब के वजीर आला, वजीर आज़म साहब में इखलाकियात नहीं है जो इस्तीफा दे दें? क्योंकि माजी में तो ये हमें सबक सिखाते थे कि इखलाकियात का दर्ज देते थे, बड़े बड़े लेक्चर देते थे, बड़े बड़े आलिम बने हुए थे हमारे लिए कि इखलाकियात ये कहती हैं और इखलाकियात वो कहती हैं। आज वो इखलाकियात तो या तो कहते कि इखलाकियात इनके पास है नहीं, या तो कहते हैं कि जी हम तो जब इल्जाम लगते थे तो कहते हैं इनको जी अरेस्ट करें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। आज बताएं ना कि इनके जो हैं, अब मसला ये है कि हमारे हुकूमत में प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया से दवाई आती है तो हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। जब रिलीज अफेयर का मिनिस्टर की समरी में कादियानों की शीट डाली जाती है वो कहते हैं मुझे भी पता नहीं है। हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर के भाई को है जो है वो सब्सिडी मिलती है, वो कहते हैं मुझे भी पता नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब को तो माशाल्लाह कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उनको या अपनी बेगम से लोग बताती हैं या उनको टीवी से चीजों को पता चलता है या अशरफिया उनको बताता है कि हमने ये करना है। तो अब हम क्या कहें, इस हुकूमत का मतलब है कि क्या किस चीज को हम सज्जी डालें। अब रिसेंटली आप देखें वज़ीर आज़म साहब छुट्टियां मनाने चले गए ईद पे नक्शा गली, और अवाम से कहते हैं कि आपने मरी, अब्टाबाद, नक्शा गली इस जगह का रुख नहीं करना क्योंकि मैं नक्शा गली गया हुआ हूँ। भाई ये मदीना की रियासत में ये कानून होता है कि सबके लिए बराबर होता है, दो नहीं होते। आप खुद बैठे नक्शा गली में, यहाँ पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी जहाज की हो गई है, आप उनके साथ नहीं है, आप जो है कोरोना को नहीं, आप लोगों कहते हैं आप घरों में रहें, स्टे होम सेफ, मतलब है कह रहे हैं, खुद जो है अपने नक्शा के पहाड़ों में घूम रहे हैं। हमें पता नहीं है कि ये किस किस्म की इनकी मतलब है कि लोगों को कंफ्यूज किया हुआ, खुद कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज किया हुआ, समझ नहीं आ रही कि क्या से इस मुल्क से। ठीक, पूछ लेते हैं यहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा साहब। एक तो ये पूरे ईद के दिनों में ये जो पूरा एक पिछला हफ्ता गुजरा है, ये कंट्रोवर्सी बड़ी सामने रही कि वजीर आजम जो है वो नथिया गली गए हुए हैं जबकि अवाम को मना किया गया। एक तो ये भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हमने देखा था एक प्राइवेट न्यूज़पेपर की जानिब से इसकी जो है तरदीद भी सामने आई थी। बट अदर देन दैट अगर हम अपने शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर आ जाए तो हमने देखा कि आज शहजाद अकबर साहब जो है एक बड़ी धुआंधार प्रेसर करते हैं और एक टोटल डिफरेंट डायरेक्शन सामने आती है और लग कुछ ऐसे रहा है कि अब इस कमीशन रिपोर्ट का फोकस ऑपोजिशन हो गई है। जैसा कि उन्होंने हमारे सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से नंबर्स दिए और इनकम्बेंट पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वो कह रहे हैं कि 2.4 बिलियन रुपीस की जो है वो सब्सिडी दी गई है। द रेस्ट वाज गिवन बाय द शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे हुकूमत में। हम आपको पहले सुनवा दें कि क्या रिबटल दिया गया है ऑपोजिशन की जानिब से। मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या कहा है, लेट्स लिसन टू हर फर्स्ट, देन वी विल गेट योर कमेंट ऑन दिस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत हैं और जो हुकूमत है वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनको रिलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेलों और सजाए मौत की चक्कियों में डालना। उनका सिर्फ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते याद करना और सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ामात की बौछार करना। उनको कोई गर्ज नहीं कि मुल्क के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए हस्पतालों में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कौमी हिकमत अमली मजबूत और मरबूत हो, क्या माशी हिकमत अमली हो कि जो 2 साल से इनकी नलायकी की वजह से मुल्क की मईशत जो 5.8% पर तरक्की। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये मरियम औरंगजेब साहिबा तो कह रही हैं कि वजीर आजम और उस्मान बुज़दार जो है वो बराह रास्त इस शुगर सब्सिडी के मामले में मुलविस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने ही ईसीसी के फैसलों की मंजूरी दी थी और इंक्वायरी कमीशन में इमरान खान पेश क्यों नहीं हुए हैं, जबकि बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो JIT में पेश हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं तलब किया गया। और रज़ाक दाऊद
साहब का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि उन्होंने भी कमीशन को बताया है कि इमरान खान के हुक्म पर मुल्क में चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई थी। क्या फरमाइएगा? नीलम, एक तो ना थोड़ा सा सब्र से सुनना, बात दरमियान में टोक देती है, बात ख़राब हो जाती है। पहली बात तो ये कि इस इशू के 4 फरीक हैं। सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ है शुगर के हवाले से वो किसान के साथ हुआ। किसान का गन्ना गवर्नमेंट उसकी कीमत तय करती थी 182 रुपये, शुगर मिलर कई साल 130 रुपये 20 रुपये लेते रहे, 30% उसको कीमत कम देते रहे, और जो सब्सिडी लेते रहे या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते रहे वो कैलकुलेट होती थी 180 रुपये पे। फिर उसका 2 महीने मिलें लेट चलाते थे, उसके खड़े गन्ने की वज़न कम हो जाता था, फिर उसकी 4-4 मील लंबी ट्रालियाँ लगवा देते थे, उसमें से मॉइस्चर उड़ जाता था, चीनी उतनी रहती थी, इनका उसका वज़न कम हो जाता था, इनकी चीनी बढ़ जाती थी। मतलब ये सबसे ज़्यादा जुल्म तो हुआ किसान के साथ। उसके बाद दूसरा जुल्म हो गया गवर्नमेंट के साथ कि उसको टैक्स पूरा नहीं दिया गया, सब्सिडी ली गई। तीसरा जुल्म था कि जब सब्सिडी ले गए, आपने सब्सिडी लेके शुगर बाहर भेज दी, बाहर भेजने के बाद यहाँ इस मुल्क में कम हो गई तो रेट बढ़ गया। यहाँ 5.5 अरब किलो चीनी अवाम पाकिस्तान के खाते हैं। 5.5 अरब की अगर 1 रुपये कीमत बढ़े तो 5.5 अरब 78 शुगर मिलों के घर में चला जाता है। अगर 20 रुपये चीनी बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि तकरीबन 110 अरब रुपया आप 78 शुगर मिलों के घर में चला गया। ये जो इंक्वायरी हुई है ये एक आप कह लें कि एक इशू फ्रेम हुआ है सिर्फ। अगर इशू फ्रेम ना होता तो इस वक्त पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे इश्तहार दे रही होती सारे अखबारों में, सारे टीवी पे कि जनाब शुगर मिल्स का ये कंट्रीब्यूशन है, ये इनकी आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ये चलाया हुआ है, इतने बड़े लोग हैं, इतने नेक लोग हैं, इतना रोज़गार दिया हुआ है, इतना हम इकानमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। आज शुगर मिल एसोसिएशन के दांत पे इनके होंठ बंद हो गए, होंठ सिल गए, मुँह बंद हो गए इनके, एक बंदा नहीं बोला। वजह क्या है? वजह यह है कि इशू फ्रेम हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, हाईएस्ट लेवल पे हो गया, लिहाजा आज बोलने की पोजीशन में नहीं रहा। और इस वक्त जो इशू फ्रेम हुआ है वो सिर्फ सैंपल था 10 शुगर मिलों का। 10 शुगर मिलों का सैंपल लेके एक इंक्वायरी की गई है, वो 78 शुगर मिलों पे आगे अप्लाई होगी। उसमें किसी का भी नाम हो सकता है, वो 78 जिसकी भी मिल होगी उसका नाम आ जाएगा, और इसी इंक्वायरी की रोशनी पे उस पर इंक्वायरी हो जाएगी, और उसको किसी ने फांसी नहीं देनी, किसी ने कोड़े नहीं मारने, किसी ने अंदर नहीं करना, कुछ भी नहीं होना। सिर्फ ये है कि जो मुतलका फोरम है वो SCCP है, वो नैब है, वो FIA है, वो अदालत है, वहाँ वो केस रेफर हो जाएगा, वहाँ जाके अपनी दोबारा वजाहत कर लेंगे, या शुगर मिल की अपनी इंक्वायरी होती है वहाँ जाके वजाहत कर लें। इसमें तो किसी का नाम लेने की, किसी की मिल का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये एक इंक्वायरी का है, तरीका वारदात बताया गया है, लूट मार करने का, चोरी करने का तरीका बताया गया है कि शुगर मिलें इस तरह किसान के साथ, इस तरह गवर्नमेंट के साथ और इस तरह आवाम के साथ वारदात डालती थी। लिहाजा वारदाती 78 वारदाती सामने आए हैं। उनमें उन वारदातियों में नाम हो शहबाज शरीफ का, उनमें नाम हो आप कह लें किसी PTI के बंदे का, मुस्लिम लीग नून के का, पीपल्स पार्टी का, किसी मोमन का, किसी आप कह लें कि वली का, किसी का भी नाम हो, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। वो नाम लेने की जरूरत नहीं, जाए लोग अपनी जाके सफाई दें और जाके बताएं कि जनाब मैं सेंट हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं। दैट्स इट। मेरी बात मुकम्मल होने दें। इसी शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि नून लीग की हुकूमत जब खत्म हुई तो एक शुगर मिल को फी किलो पर किलो मुनाफा जो था उसका मार्जिन 4 से 5 रुपए था, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो ये मार्जिन 4 से 5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। तो ये जो इतना हम डिफरेंस देखते हैं, इस हवाले से क्या कहा जाएगा? और ये इसी रिपोर्ट में लिखा गया, मेंशन किया गया। देखें, जब भी यहाँ चीनी दुनिया में 46 रुपए किलो आज भी रेट है, यहाँ भी जब 180 रुपये रेट हो तो आप कह लें ये रेट बनता है, ये 53 या 54 रुपये। आज अगर रेट 180 रुपये या 82 रुपये है तो ये मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में 2 साल ये रेट हुआ 20-20, 30-30 रुपये बढ़ा, और 20 रुपये चीनी 10.5 रुपये पर किलो चीनी पे सब्सिडी भी दी गई। और ये मौसूफ दाढ़ी वाले, क्या नाम है इनका, शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने दी और आज चैंपियन बने हुए हैं। और सलमान शहबाज इसका फैसिलिटेटर है। ये जो आप
आप कह ले रहीम यार खान RKY शुगर मिल है, वो सब्सिडी दे के शहबाज शरीफ ने अपने नाम करवाई थी। वो पैसे जो थे आप कह ले 2 अरब रुपया शहबाज शरीफ के घर गया था, वो चौधरी मुनीर ने लगाई थी। चौधरी मुनीर की सुलह होने पे इन्होंने उससे मुफ्त ली थी और उसे कहा कि जनाब पैसे कैसे देने हैं। उस खुसरू बख्तियार को 33% शेयर दिया, वादा पूरे का था, बाकी पैसे जो हैं सब्सिडी पे उसको दिए गए। भाई इस मुल्क में अगर आप उस स्कैंडल पे आप अलहदा प्रोग्राम कर लें तो मैं आपको साथ प्रोग्राम कर लेता हूं कि शहबाज शरीफ कितना बड़ा फ्रॉडिया है, कितना बड़ा वारदातिया है। ये जो एक देले की करप्शन नहीं करता, ये बाकायदा वारदातिया है, ये बाकायदा ठग किस्म का आदमी है। इसने RKY का एक केस ले लें तो उसमें पता चल जाएगा ये ठग कितना बड़ा है। शाहीन खालिद भट्ट साहब, आपकी जानिब हम आएंगे। हम मरियम औरंगजेब साहिबा की जब प्रेसर सुनते हैं तो वो उसमें कह रही हैं कि वजीर आजम और उस्मान बुज़दार जो है वो बराह रास्त इस मामले में मुलविस है। उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने ECC के फैसलों की मंजूरी दी थी और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जो है वो इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हो, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो GIT में पेश हो सकते हैं, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं तलब किया जाता। तो यहाँ पर क्या मरियम औरंगजेब साहिबा 2 डिफरेंट केसेस का कंपैरिजन कर रही है जिनका कि कंपैरिजन बनता नहीं है शायद। जो नवाज शरीफ साहब पर एलिगेशंस थे वो एक डिफरेंट थे, करप्शन के थे या GIT के सामने जो पेश होने का मामला था, और यहाँ पर इस वक्त जो हमारे सामने मामला है शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट का, ये एक डिफरेंट मामला है। आपके ख्याल में ये कंपैरिजन जो है ये जस्टिफाइड है? नीलम, अगर JIT बुलाए सर, एक मिनट, अगर JIT बुलाए तो हर एक को जाना चाहिए। अगर JIT बुलाए इमरान खान साहब को या इंक्वायरी कमीशन बुलाए तो उन्हें जाना चाहिए। अगर बुलाता ही नहीं तो फिर मरियम औरंगजेब का बयान गलत है। जी रिस्पांस देने दीजिएगा। जी शाहीन खालिद भट्ट साहब। जी, गुजारिश ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही, चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में, इनकी जो अभी स्टेटमेंट थी उसका जो फर्स्ट हाफ वाज एक्सीलेंट। इन्होंने बात कही कि भाई जो उसका नाम भी आए, जो एक तरीकाकार है उसके तहत किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद इन्होंने अभी कहा आपके सामने कि किसी का नाम लेने की, किसी की मिल का नाम लेने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो मुजरम हो, जिसको एक्यूज़ किया जाए उसको उस तरीके से पनिश किया जाए। अब उसके फ़ौरन बाद पता नहीं इनको गेर सेकंड क्या लगा और उन्होंने फ्रॉडिया और फलाना ये अब्यूसिव किस्म की लैंग्वेज यूज़ करके अब मैं यूज़ करूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी के लिए, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है कि मैं किसी के बारे में इस किस्म की अब्यूसिव लैंग्वेज विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी कंक्लूजन मैं उसको दूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि चीमा साहब ने बड़ी ज़्यादती की है, इनको इस किस्म के नाम अभी देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप साबित कर लेंगे फिर आप जो मर्जी करिएगा, ये आपने खुद कहा, अभी आपने खुद कहा। और उसके बाद मेरा मतलब कि ये पता नहीं PTI का कल्चर है, ये क्यों इस किस्म की बात करते हैं, क्यों एग्रेवेट करते हैं, क्यों ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बात का कोई हल ना निकले और बात लड़ाई में ख़त्म हो जाए। अब मैं अगर गुस्से में आके तो आपके प्राइम मिनिस्टर को या आपके चीफ मिनिस्टर को जो बेकार हैं हर लिहाज से, कोई काम इनको करने नहीं आता और पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। मैं कहना शुरू कर दूं, सर बात कर लेने दीजिए, सर मुझे बात कर लेने दीजिए, चीमा साहब मुझे बात करने दीजिए। चीमा साहब आपने बात की, मैं खामोश था। सर मैं ये कह रहा हूं कि आपने बात की, मैं खामोश था। आपको परेशानी अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, कर लिया अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, कर लिया कि कंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैंने, लेकिन पता नहीं आपको सेकंड हाफ में क्या हुआ। तो बहरहाल ये देखिए, बात ये है कि ये कहना कि उससे उसकी रेलेवेंस है जो मरियम औरंगजेब ने बात की या नहीं है, ये बातें देखिए बात से बड़ी सिंपल सी बात है कि एक चीज़, एक ज़ख्म नज़र आया है, उसको आप चेक करें, उसको उसके देखिए उसको हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पे पूरी हुकूमत है, हमारे एजेंसीज़ हैं, हमारे अदारे हैं जो काम कर रही है। सारा काम जो है ये बैठ के हमने, ये शहजाद अकबर साहब ने करना है, बैठ के बार बार कहते हैं मुझे जवाब दे। इनको कौन जवाब दे, क्यों जवाब दिया जाए? इनको बुलाएं, उनको प्रॉपर तरीके से कोर्ट में बुलाएं, वहाँ जवाब दिया जाएगा। और फिर मेरे भी 18 सवालों को जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या मजाक है ये कैरेक्टर असैसिनेशन करना, खुदा के वास्ते छोड़ दे। फैसल करीम कुंडी साहब, ये अब हम देखते हैं कि आज जब मीडिया टॉक होती है शहजाद अकबर साहब की, तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब जो है उनका ट्वीट सामने आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं वाहिद शुगर मिल ओनर था जिसने 2017 और 18 के दौरान जो काश्तकार था उसको गन्ने की पूरी प्राइस जो है वो पे की थी। और जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है वो इन आदादो शुमार को भी तस्लीम करें और इन्हें इन आदादो शुमार का इल्म भी होना चाहिए। तो ये आज की प्रेसर के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि डायरेक्शन थोड़ी सी हमें इसमें शिफ्ट नजर आया है?
पिछले दिनों जब इस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर बात होती थी तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो फोकल अटेंशन होते थे। अब ये जो है तमाम अटेंशन ज्यादातर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम हमारे सामने आया, सलमान शहबाज साहब का नाम सामने आया। तो क्या जहांगीर तरीन जो है वो शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ है? उनकी ट्वीट भी हमारे सामने इस वक्त। के बाद पहले भी और उसके बाद भी जहांगीर तरीन साहब की ट्वीट आई थी। पहले इन्होंने कहा था पीटीआई के हुक्मरानों ने कि जी हमने उनको एक कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया, जो कि वो चेयरमैन थे भी नहीं। अब प्रॉब्लम एक लाइन ड्रॉप हो गई है फैसल करीम कुंडी साहब की, हमें आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हम जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी जानिब आएंगे। मैंने यही सवाल जो कि उठाया था फैसल करीम कुंडी साहब से कि हम जहांगीर तरीन साहब की ट्वीट भी देख रहे हैं आज की मीडिया टॉक के बाद। क्या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने कुछ रिलीफ फील किया है कि जो प्रेशर हुई है उसमें डायरेक्शन कुछ शिफ्ट होती हुई नजर आई है, जो प्रेशर है वो भी शायद शिफ्ट होता हुआ नजर आया? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, शुगर के हवाले से जहांगीर तरीन साहब का मार्केट में शेयर है तकरीबन कुछ 16% या 17%, बल्कि 20% के लगभग है। मेरा पहले 16-17% था, 20% के लगभग है। मतलब पाकिस्तान में 5.5 मिलियन टन अगर शुगर पैदा होती है, 11 लाख टन जो है तकरीबन ये जहांगीर तरीन साहब प्रोड्यूस करते हैं। लिहाजा जो भी किसी इंडस्ट्री का बड़ा होगा उस इंडस्ट्री के बारे में कोई नेगेटिव बात आ रही होगी तो उस पर प्रेशर आता है। फिर जब जहांगीर तरीन के खिलाफ आप कह लें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बात करती थी, फिर उनकी मौजूदगी में उनकी हुकूमत में होते हुए जब इंक्वायरी शुरू हुई तो लोगों का ख्याल था कि सर सारा कुछ जहांगीर तरीन के खिलाफ हो रहा है। फिर दरमियान में अचानक चैम्पियन बन गए आप कह लें शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब कि जी हमसे बयान लिया जाए इसके बारे में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी हुआ है सोसाइटी में 20 अरब रुपया शुगर इंडस्ट्री को गई सब्सिडी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में गई, साहब के दौर में। अचानक कि आप इतने स्मार्ट बन गए, ओवर स्मार्ट बन के आप कहें कि जनाब जिस बंदे ने $2.5 दिया था उसको तो रिजाइन कर वजारत आला से भी वज़ीर ख़जाना भी रिज़ाइन कर दे। और हमने जो $20 अरब दिया था वो नीड ऑफ द आर थी, वो वक्त की ज़रूरत थी और बड़ी जस्टिफाइड थी। और ये 2.4 अरब रुपया जो है ये जस्टिफाइड नहीं है, और 20 अरब रुपया जो था वो जस्टिफाइड था, 11 रुपये किलो जस्टिफाइड था, और 5.5 रुपये किलो ये जो जस्टिफाइड नहीं है। और आज जो इंक्वायरी की है, इंक्वायरी करने वाला मुजरम है, और जिन्होंने पर्दापोशी की, जिन्होंने सपोर्ट किया, जो एक आप कह लें कि माफिया के सरगना बन गए या पार्टनर इन क्राइम बन गए, वो बिल्कुल नाते होते हैं। सो उसके फिर उनके बारे में डिस्कशन शुरू हो गई। डिस्कशन शुरू हुई है तो वो गंद ज़्यादा निकल रहा है। जब निकल रहा है तो उन पे प्रेशर लगता है कि शायद प्रेशर आ रहा है, और आ भी रहा है डेफिनेटली। सो इस वक्त जो मेरे भाई शाहीन साहब बात कर रहे हैं कि जी ये तरीका नहीं है, वो तरीका बेसिकली इन्होंने शुरू किया है कि ये मीडिया पे आके बात करते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मेरी बात हुई है। एक मिनट पर्सपेक्टिव आ गया। फैसल करीम कुंडी साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुगर के साथ साथ आटे का भी जो था वो सीरियस क्राइसिस था, बहरान पैदा हुआ था आटे का भी, लेकिन तमाम फोकस जो है वो इस वक्त शुगर कार्टेल की तरफ हो रहा है, शुगर रिपोर्ट पर ही जोर नजर आ रहा है। आईपीपी रिपोर्ट भी सामने आई थी, बट वो बाकी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो बैकग्राउंड में इस वक्त जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर ये शुगर रिपोर्ट पर ही इतना एम्फेसिस क्यों नजर आ रहा है? क्या जो गंदम माफिया है या जो आईपीपी पावर सेक्टर में जो माफियाज बैठे हैं, क्या उनको भी अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहिए? बिल्कुल, आपने बड़ी नंबर 1 तो वही है। नंबर 2 है आपका शुगर। सो पावर माफिया के खिलाफ तो बात होनी है, डिस्कशन होनी है, इंक्वायरी भी होनी है, कीमत भी कम होगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका पर्सपेक्टिव आ गया। जी फैसल करीम कुंडी साहब, देखिए, पहली बात तो है जो आपने शुगर की बात कर रहे हैं, इसमें इजाजत जो है इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर और उनके चीफ वज़ीर आला साहबान ने दी है। तो अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहबान ने दी है तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल किया है, JDW अगर शुगर मिल है उसका जहाज अगर इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया है, उनकी गाड़ी इस्तेमाल की है, उनके फाइनेंस इस्तेमाल किया, तो क्या वज़ीर आज़म साहब उसमें नहीं आते हैं? जब वो उस जहाज़ों में घूम रहे थे या जो गाड़ियों में लैंड क्रूजरों में घूम रहे थे बुलेट प्रूफ, उनको समझ नहीं पता ये कहाँ से हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पंजाब के तो वजीर खुराक ने इस्तीफा दे दिया, क्या उसके जो वजीर आला जिसमें इन्वॉल्व थे, क्या KPK के वजीर आला और उसके जो वजीर खुराक थे वो इन्वॉल्व थे, क्या उन्होंने रिजाइन किया? क्या उनको आपने पकड़ा? उनसे आपने उनसे जिस तरीके से आप अपोजिशन वालों के साथ रवैये इख्तियार किए होते हैं कि आपने रेफरेंस दायर नहीं किया तो उनको पहले गिरफ्तार किया, क्या उनको आपने गिरफ्तार किया? उनसे आपने रिजिग्नेशन ली, उनसे
देखिए उन्होंने इतना बड़ा वहाँ पर जो है लोगों के साथ खेला कि आपने गंदम शॉट की, आपने आधा शॉट किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर मुनाफा कमाया। तो वज़ीर आज़म साहब जो है ऑलराइट, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर हम बाकी मौज़ूआत की जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल नजर आ रहा है इस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को लेकर के, इसमें हमने जो मौजूदा हुकूमत है उसको पिछले 5 साल की तहकीकात करवाते हुए देखा है, जो कि हमारे सामने है। अब देखना ये होगा कि क्या इस इंक्वायरी का मकसद सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमतों में बैठे जिम्मेदारों को पकड़ना है, या जो इस क्राइसिस में मौजूदा हुकूमत के जो वुज़रा हैं या जो एडवाइजर्स हैं या जो जिम्मेदार हैं वो भी हमें अकाउंटेबल होते हुए नजर आएंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको अपने शो के इस हिस्से में कोरोना अपडेट्स देना चाहेंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए इस वक्त पाकिस्तान में, तो इस पैंडेमिक का फैलाव जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो डेथ रेशो है मई में अनफॉर्चुनेटली उसमें भी इजाफा हुआ है। मई के महीने में केसेस की तादाद बहुत तेजी से ऊपर गई है, रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस वक्त अगर सिचुएशन को देखा जाए तो जो अफेक्टीज हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 59,151 तक पहुंच चुकी है और जबकि 1225 अफराद जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस वबा की वजह से। और पिछले 24 घंटों का अगर हम आपको फिगर दें तो उसमें 28 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। अब सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में नरमी के बाद जो केसेस हैं इसमें जो इजाफा नजर आया है, क्या ये लॉकडाउन में नरमी के बायस हुआ है? क्या हुकूमत इस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है? जो हमने देखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है लॉकडाउन में, क्या हम टैकल कर सकेंगे अगर तादाद में खुदा ना खास्ता मजीद इजाफा होता है? हमने देखा कि जो मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा थे, उन्होंने कहा कि अवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो बहुत बड़ा क्राइसिस जो पैदा हो सकता है और अवाम एहतियात नहीं कर रहे। मरीजों की तादाद जो है वो अगर बढ़ी तो सख्ती करेंगे। यहाँ पर हम अगर शुरुआत कर लें सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपसे, क्या आपको लगता है कि हुकूमत दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकती है गिवन द सिचुएशन, गिवन द नंबर्स? मैं जवाब दूंगा ज़रूर उसका, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपका जो पहला सवाल था जहांगीर तरीन साहब के बारे में कि ये जो सारा स्कैंडल है जो शुरू तो शुगर से उससे आटे से हुआ और फिर शुगर की तरफ क्यों इतना ज़्यादा इसका जो है इसका इन्फ्लेक्ट हुआ, उसकी वजह ये है कि देखिए जहांगीर तरीन साहब और रज़ाक दाऊद साहब और खुसरो बख्तियार और चंद और दोस्त जो हैं वो इस स्कैंडल में फुली इन्वॉल्व हैं और वो खान साहब की कैबिनेट के खान साहब की हुकूमत वही है, टोटल हुकूमत वो है खान साहब की। और खान साहब ने शुरू में तो अपने आप को हीरो बनाने के लिए कह दिया कि मेरा अपना बंदा भी होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आई डोंट केयर। बट जब आराम से जब डस्ट सेटल डाउन हुई तो उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि ये सब लोग अगर कन्विक्ट हो गए तो मेरे पास ट्रैक कौन जाएगा। तो अब देखिए एज अ पॉलिसी उन्होंने पूरी तरह, पहले मियां शहबाज का नाम ही नहीं था, सुलेमान शहबाज का नाम ही नहीं था, अब उन्होंने अजीब तरह से एक नाम और फैसिलिटेटर का यूज़ करके तो उस तरफ किया है। लेकिन बहरहाल जो बात चीमा साहब भी मुझसे एग्री करते हैं और मैं भी 100% एग्री करता हूँ कि ये एक अदालती मामला है, उसको अदालत में डील करें, जो अदालत फैसला करेगी वो कर लें। और ये जो रोज़ उठा के नीली कभी सफ़ेद कभी पीली फाइल उठा के शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं और लोगों को आई डोंट नो वेदर इज़ एन एंटरटेनर और क्या है कि वो क्यों आ जाते हैं, उनका क्या ताल्लुक है बात करने का। भैया आप कोर्ट में जाएँ। तो बहरहाल उस पर तो मेरा यही पॉइंट है कि लेट द कोर्ट डिसाइड अबाउट इट। हमें पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या करना चाहते हैं कि कोर्ट में रेफरेंस कायम करेंगे नहीं और कैरेक्टर असैसिनेशन पहले ये करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। रही बात आपकी कोरोना की, कि देखिए कोरोना के बारे में आई डोंट नो क्यों इस हुकूमत की आदत है हर एक कन्फ्रंटल पॉलिसी रखने की। एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है
जो दूसरी है, जो कि पीटीआई की नहीं है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में आपको पता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो दूसरी पार्टीज़ की होती हैं और उनके साथ मैनेजमेंट करनी चाहिए। इनसे एक पार्टी के साथ मैनेजमेंट नहीं हो पा रही और शुरू से हर बात इनकी जो है वो जब सिंध के ऊपर आती है तो डिस्प्यूटेड हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आज रोज़ाना आजकल कहते हैं कि कौम ये ना समझे कि ईद के ख़त्म होने के साथ कोरोना भी ख़त्म हो गया। भाई कौम कहाँ समझती है, आपने यही समझाया है। ये गवर्नमेंट ने पूरी तरह ये लोगों को ये इंप्रेशन दिया है कि कोरोना ख़त्म होने वाला है, इसीलिए तो उसको ईज़ किया सारा क्रैक लॉकडाउन को। अब अवाम जो है वो तो बेनिफिशरी है, उनको तो जहाँ जहाँ ब्रेक मिलेगी वो उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। अब मुसीबत ये है कि अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो, लेकिन जो लग रहा है, जो लॉजिकल जो हमें डिस्प्ले लग रहा है उसमें ये है कि जो इन्होंने ब्रेक किया है, ये जो पीछे इन्होंने ईद से 8-10 दिन पहले जो उसके खैर पहले भी जो लॉकडाउन था जैसा था वो हम सब जानते हैं वो लॉकडाउन नहीं था। तो ये जो लॉकडाउन था इसने जो तबाही मचाई है, जो औरतें और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो शॉपिंग की है उन लोगों ने बाज़ारों में, अब उसके रिजल्ट तो सामने आएंगे। तो उसका रिजल्ट जब सामने आएंगे तो ये जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनका फैसला था। इन्होंने किसी की राय नहीं मानी, किसी से कंसल्ट नहीं किया। आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि ये जो हमने देखा रिसेंट, हमने एक इंक्रीज देखा है जो अफराद हैं कोविड-19 के अफेक्टीज हैं, उनमें जो हमें मई के महीने में खास तौर पे हमें एक राइज नजर आ रहा है कर्व में। तो क्या हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है कि केसेस में अगर इजाफा जिस तरह से हो रहा है, हमारा हेल्थ सेक्टर कहाँ खड़ा है, क्या हम तैयार हैं? आर वी प्रिपेयर्ड? डेफिनेटली हम तैयार हैं। और दूसरी बात इसमें नीलम, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 करोड़ लोग हों, अनपढ़ हों, गरीब हों, छोटे घरों में रहते हों, 6 फुट की गलियों में रहते हों, और वहाँ आज पिछले अगर 15 दिन का डाटा देखें तो 16 से लेकर 34 डेथ रोज़ की, और तकरीबन 1200 से लेकर 1800 लोग आप कह लें कि जो नए ऐड हो रहे हैं। ये परफॉर्मेंस शायद खित्ते के सारे ममालिक से बेहतर है। ये शायद दुनिया के डेवलप वर्ल्ड से भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है। इस परफॉर्मेंस पे हमें शाबाश ज़रूर मिलनी चाहिए। और फिर इस खित्ते में, इस मुल्क के अंदर अगर आज पंजाब की परफॉर्मेंस देखें तो सिंध से कम मरीज़ हैं, जिसकी 2.5 गुना आबादी है सिंध से। और यहाँ पे डेथ रेट भी कम है, यहाँ मैनेजमेंट भी बेहतर है, यहाँ पे लोगों को रिलीफ भी बेहतर दिया गया मेडिकल की सहूलतें भी बेहतर दी गई। इशू ये है, बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों के पास पुराना राशन दे दिया गया, जिन लोगों ने किसी को पैसे दिए नहीं, पैसे जो सहूलत अपना एहसास प्रोग्राम है वो खा गए उसमें से, तो वो आके चैंपियन बनते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब वो बात करते हैं आके मीडिया पे तो फिर थोड़ी सी बात करनी पड़ जाती है, अदरवाइज कन्फ्रंटेशन नहीं है। और दूसरा एक काम हुआ कि पिछले दिनों में 10 अरब रुपया जो चोरी शुदा गंदम थी, नैब ने उसका वापस लिया है सिंध की फूड डिपार्टमेंट के। सिंध फूड डिपार्टमेंट से जो 1 मिलियन टन गंदम चोरी हुई थी उसका वापस पैसे लिए हैं नैब ने। तो वो बैशिंग होनी थी। उन दिनों बैठ के बिलावल साहब ने और सारे वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि हमारा मरकज़ के साथ कोई फड्डा चल रहा है। कोई फड्डा नहीं था, बेसिकली वो एक डिस्ट्रैक्शन थी कि वो जो 10 अरब रुपया वापस किया गया नैब को, उसकी बात ना हो, बात हो कि जनाब मरकज़ और सिंध के दरमियान को फड्डा है। कोई फड्डा नहीं था। 18वीं तरमीम के मुताबिक इनको आज़ादी है, जिस तरह मैनेज करना चाहते हैं करें। उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट उनको जाना है, उसकी परफॉर्मेंस उनको जानी है। मरकज़ ने अपना काम करना है, पंजाब ने अपना करना है, बलूचिस्तान और KPK ने अपना करना है। कोई इशू नहीं है। छोटी मोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, शहर टू शहर हो सकता है। हम यहाँ जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, हम कहते हैं गली को बंद करेंगे, बाकी शहर नहीं बंद करेंगे। जिस ज़िले में 40 किलोमीटर का ज़िला है या मतलब आप कह लें उस ज़िले में अगर 20 मरीज हैं, उस 20 मरीजों को आप उस तरह लॉकडाउन नहीं कर सकते। लेकिन जहां 100 बंदा है वहां लॉकडाउन करेंगे, वहां कर्फ्यू भी लगाएंगे। सो डिफरेंस ओपिनियन इज देयर, बट ऐसा नहीं है कि हमारा उनके साथ कन्फ्रंटेशन है। क्या डाइवर्शन टैक्टिक इस्तेमाल किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से? जैसा कि यहाँ पर बताया गया अभी कि मामला 10 अरब रुपए का था, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस पर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये फेडरल और सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपस में हमें हेड टू हेड नजर आए लॉकडाउन के मामले को लेकर। पहली बात तो है, मैं इसको रेडी करता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर ये ऐसी चीज होती तो अभी पीटीआई वाले लोग जो है, हमारे जो दोस्त हैं, मीडिया पे छलांगे लगा रहे थे कि हमने ये कर दिया, 10 अरब रुपए हमने रिकवर कर दिए, नैब ने ये कर दिया। ये ऐसी रिवर्जन है। दूसरी बात ये है, देखें इस वक्त जिस तरीके से भी वज़ीर आज़म बने, इमरान खान वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क के, क्या सिंध हमारे सूबे का पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कश्मीर और GB पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आज तक वो इन जगहों पर उन्होंने विजिट किया है,
क्यों नहीं किया है कि इनको जो है वहाँ पे अपोजिशन की हुकूमत है और वो जाना नहीं चाहते। सिंध अगर जाएंगे तो वहाँ पर सीएम की इनकी तारीफें करेंगे, क्योंकि इनको बेसिकली मुराद अली शाह का फोबिया हो चुका था। यार मुराद अली शाह को क्यों लोग तारीफ कर रहे हैं, WHO क्यों तारीफ कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों तारीफ कर रही है, किसी अच्छा काम कर रहा है, कि फिर उन्होंने अपने वज़रा भेज दिए कि जाके जो है ना आप जो है कोरोना से न लड़े बल्कि पीपल्स पार्टी से जाके लड़ना शुरू कर दें। तो देखिए ये चीजें जो है हमें दिखाना चाहिए था कि आज हम इकट्ठे होते और हम कोरोना के खिलाफ लड़ते, एक दूसरे के साथ लड़ते। और शुरू किसने किया? वफाक के जो वज़रा भेजे गए कराची या जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो है जो अभी यूनियन कौंसिल के मेंबर नहीं बन सकते हैं, वो बैठ के टीवी पे और जो है वो सोशल मीडिया पे जाके बयान शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सिंध ने एक अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट होना चाहिए। उसमें अगर कोई कमी आप बताएं, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि सिंध ने अच्छा काम नहीं किया तो मुझे बताएं कि बुज़दार साहब ने तो क्यों फॉलो किया, आपके जो है वो सीएम जो है आपके KPK ने क्यों फॉलो किया, बलूचिस्तान और बाकी सूबों ने क्यों फॉलो। जो काम सीएम सिंध करता रहा वही चीज जो है मनोवन जो है बाकी सूबे फॉलो करते रहे। फिर क्यों फॉलो करते रहे? अगर हम इतने बुरे थे फिर हमारे जो है आप क्यों हमारे जो है नक्शे कदम पे चल रहे। खत्म हो रहा है इस वक्त। हमें बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब और शाहीन खालिद भट्ट साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें कि भारत की जानिब से जो LOC वायलेशंस हैं, सरहदी खिलाफ वर्जियां हैं, वो मुस्तकिल की जा रही हैं। और पाकिस्तान के बाद अब इंडिया के चीन के साथ भी जो तनाज़ात हैं उनमें भी शिद्दत जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। जो चीनी सरहद है उसके साथ जो मुतनाज़ इलाके है उसकी हैसियत बदलने की कोशिश पर चीनी फौज ने जवाब देते हुए लद्दाख में जो मुतनाज़ एरिया था उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। चाइना का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक एक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है, लाइक एयर स्ट्रिप जो है वो बिल्ड कर रहा है जो कि गैर कानूनी है। हमने देखा कि जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से भी कहा गया है कि चाइना और भारत को सरहदी तनाज़े पर उन्होंने सालिसी की पेशकश की है। अब इसी किस्म की कुछ सालिसी की पेशकश US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े पे हल के तौर पर भी की थी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से शाये होने वाली रिपोर्ट में लिखा गया है कि लद्दाख पर चीन के हाथों शिकस्त के बाद मोदी की जो कोविड पॉलिसी है वो भी नाकामी का शिकार हो चुकी है। और LOC पर तवज्जो भारतीय गवर्नमेंट की अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए है। हम ये भी देखते हैं कि आज जो पाकिस्तान की सरहद है वहां पे क्वाड कॉप्टर जो है वो भारतीय क्वाड कॉप्टर जो है वो मार गिराया जाता है, जो कि तकरीबन 650 मीटर जो है वो अंदर तक दाखिल हो गया था। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ भारत की जानिब से। हमने देखा कि पिछले साल भी जो 3 स्पाई जो क्वाडकॉप्टर्स थे उनको मार गिराया गया था। और आज फिर ये कोशिश की गई नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से। हम ये भी देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है उसकी हुकूमत अवाम को जो माशी इकोनॉमिक रिलीफ है वो देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अवाम इस वक्त भारत में बदतरीन हालात का सामना कर रही है। माइनॉरिटीज के जो मसाइल है वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो हाईलाइट हो रहे हैं। सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि आखिर कब तक मोदी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज या अपनी सरहदों का इस्तेमाल करता रहेगा। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।